नमस्कार। मैं जिस घर में काम करता था वहाँ पर आंटी बहुत अच्छी थी। उनकी आदत बहुत अच्छी थी। मैं उनके यहाँ नौकर का काम करता था। वह मुझे बेटे वाला प्यार करती थी। मैं भी उनसे खूब मस्ती मजाक करता था। मैं हर वक्त उनको कहता रहता, आंटी अंकल आपको देखकर बहुत प्यार से बात करते होंगे क्योंकि आप बहुत अच्छी हैं। आपसे तो मोहल्ले के हर लोग प्यार से बात करते होंगे। और जब मैं काम से फ्री होता तो आंटी से बात करता रहता। एक रात मैं अपने कमरे में सो रहा था, तभी आंटी चुपचाप मेरे कमरे में आ गई और वह मुझे बड़े गौर से देखने लगी। उनका इस तरह से मेरे कमरे में आना मुझे समझ नहीं आ रहा था कि यह मेरे कमरे में क्यों आई है। उन्होंने मुझे उठाया और बोली, अमन, मुझे तुम्हारे अंकल की एक बात बतानी है। उन्होंने मुझे बताया कि उनको बच्चे का बहुत शौक़ है, उन्हें बच्चा चाहिए, लेकिन अंकल ने बच्चा नहीं दे सकते। यह सुनकर तो मैं हैरान रह गया, लेकिन मैं भी क्या कर सकता था। आखिरकार मैं चुप हो गया। मेरा नाम राहुल है और मैं अभी 26 साल का हूँ। मैं बहुत ही गरीब परिवार से ताल्लुक़ रखता हूँ। मेरी दो बहनें हैं और भाइयों में मैं अकेला ही हूँ। मेरी दो बहनें मुझसे छोटी हैं, जिसमें से बड़ी बहन की अभी 6 महीने पहले ही शादी हुई है। मेरी बहन की शादी के बाद ही मेरे पिताजी का देहांत हो गया। दरअसल मेरे पिताजी को कोई गंभीर बीमारी थी, इस वजह से वह इस दुनिया से चले गए। जब से पिताजी की मौत हुई थी तब से घर के हालात बहुत ख़राब होने लगे थे। मेरी माँ पिताजी की मौत के बाद वह हमेशा इसी सदमे में रहने लगी कि मेरी छोटी बेटी की शादी अब कैसे होगी। आखिर हम गरीब थे। हमारे पास रहने के लिए सिर्फ एक छोटा सा टूटा फूटा घर था। उसके अलावा हमारे पास और कोई भी कुछ भी नहीं था। मेरे पिता जब जिंदा थे तब हम दोनों की कमाई से घर ठीक ठाक चल रहा था, लेकिन जब से उनकी मौत हुई थी तब से घर की सारी जिम्मेदारी मुझ पर आ गई थी। वह तो अच्छा था कि पिताजी के रहते ही मेरी एक बहन की शादी हो गई थी, लेकिन अब छोटी बहन की शादी करना मेरी जिम्मेदारी बन गई थी। मेरे पिताजी बहुत ही ज़्यादा गरीब थे, जिसके चलते मुझे पढ़ाई भी नहीं करवा सके। मैं पढ़ना चाहता था, लेकिन उस वक्त मेरा उतना ज़्यादा पढ़ने की हैसियत नहीं थी। मैं सिर्फ गांव के स्कूल में ही 5वीं कक्षा तक की पढ़ाई कर पाया था। लेकिन आज के ज़माने में 5वीं कक्षा तक पढ़ने से कोई नौकरी नहीं मिल पाती। आज जो अच्छी शिक्षा लेकर बैठे हैं, जब उन्हें नौकरी नहीं मिल पा रही है तो फिर मुझ जैसे 5वीं पास को कैसे नौकरी मिलेगी। मुझे तो मजदूरी ही करना थी, तो वह चाहे कहीं भी करो। मेरी माँ परेशान थी कि मेरी छोटी बहन की शादी कैसे होगी। आजकल तो बिना दहेज के शादी होना बहुत ही मुश्किल है। मैं अपने गांव में ही रहकर इधर उधर मजदूरी कर लेता था, लेकिन गांव में इतने पैसे नहीं मिल पाते थे। उस वक्त मैं यह सोच नहीं पा रहा था कि मैं क्या करूं। मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। मैंने देखा कि मेरी माँ अब दूसरों के घरों में काम करने जाने लगी है, जिसे देख कर मुझे और भी ज़्यादा बुरा लगने लगा, क्योंकि मैं काम करने के लायक था और मेरे रहते हुए मेरी माँ को दूसरों के घरों में काम करना पड़ता था। यह बात मुझे बहुत तकलीफ़ देती थी। फिर मैंने फ़ैसला कर लिया किसी शहर में जाकर कोई नौकरी करूँगा, क्योंकि अब मुझे घर को अकेले ही संभालना था और छोटी बहन की शादी भी करना थी। अगले दिन जब मैं अपने ही पास वाले गांव में काम करने गया तो वहाँ मेरा एक दोस्त मिला। मैंने उसे अपनी समस्या बताई। मैंने कहा कि मुझे शहर में नौकरी करनी है, लेकिन मैं तो ज़्यादा पढ़ा लिखा हूँ नहीं। तब उसने मुझे बताया कि मेरे एक अंकल हैं जो शहर में एक बड़ा सा घर बनाकर वहीं रहते हैं। मेरे दोस्त ने बताया कि मेरे अंकल को एक आदमी की ज़रूरत है जो घर का सारा काम कर सके। अगर तुम कहो तो मैं बात करके तुम्हें वहाँ भेज देता हूँ। कहा, तुम्हें रहने और खाने की भी सुविधा मिल जाएगी। शहर में इससे ज़्यादा और क्या चाहिए। अगर रहने और खाने की सुविधा मिल जाए तो वहाँ रहना बहुत आसान हो जाता है। उसकी बात सुनकर मैंने उसे हाँ कह दिया। मैंने कहा, तुम अपने अंकल से बात कर लो, मैं वहाँ काम करने के लिए तैयार हूँ। उसने फ़ौरन अपने अंकल के पास फ़ोन करके बात कर ली। उसने अपने अंकल को मेरे बारे में सब कुछ बता दिया और मैं भी खुशी से अपने घर आ गया। मैंने अपनी माँ से शहर जाने की बात कर ली। इस बात से मैं तैयार हो गया। मैं अगले ही दिन अपना सामान बांध शहर के लिए निकल गया। मेरे दोस्त ने मुझे वहाँ का पता लिख कर दे दिया था। मैं इस पते पर पहुँच गया
जब मैं दरवाजे पर पहुंचकर घंटी बजाई तो कुछ ही पल में घर का दरवाज़ा खुल गया और मेरे सामने एक अच्छी सी आंटी खड़ी थी। उनकी उम्र लगभग 40 साल के आसपास होगी, लेकिन वह आदत बहुत अच्छी थी। मैं गांव का रहने वाला था, जहां की औरतें ऐसे ही जैसे तैसे रहती हैं। जब उन आंटी ने मुझे आवाज़ दी तो मेरा ध्यान उन पर गया। आंटी ने कहा, क्या काम है आपको? मैंने कहा, मेरा नाम राहुल है और मैं गांव से आया हूँ, काम करने के लिए आया हूँ। मेरे दोस्त ने अंकल जी से मेरे बारे में बात की है, इसलिए मैं यहाँ आया हूँ। वह मुझे घर के अंदर आने के लिए कहने लगी। फिर अंकल जी को आवाज़ लगाई। थोड़ी सी देर में अंकल जी आ गए और कहने लगे, यह तुम ही हो? इसके बारे में मुझे अजय ने बताया था। मैंने कहा, जी हाँ, मेरा नाम राहुल है और मैं अजय का दोस्त हूँ। वह मेरे दोस्त के अंकल थे, इसलिए मैं भी उन्हें अंकल ही कहने लगा। अंकल जी ने मेरा परिचय आंटी से भी करवा दिया। उन्होंने कहा कि यह तुम्हारी आंटी है और मेरी पत्नी अनीता है। अंकल जी ने मुझे अपने घर का सारा काम समझा दिया और कह दिया, सब काम वक्त पर हो जाना चाहिए। फिर उन्होंने मुझे रहने के लिए कमरा दे दिया। मैंने अपना सामान ले जाकर अपने कमरे में रख दिया और फिर मैं अपने काम पर लग गया। मैं बहुत खुश था कि मुझे इतना अच्छा काम मिला है और रहने और खाने की सुविधा अलग से थी। मैंने ठान लिया था कि मैं मन लगाकर यहाँ काम करूँगा और कभी भी अंकल जी को कोई शिकायत का मौका नहीं दूँगा। मैं अंकल को देखकर कभी कभी सोचता कि आंटी की तरह इतनी अच्छी संस्कारी लड़की से मेरी भी शादी हो जाए। मैं घर के काम में ध्यान देने लगा। आंटी मुझे रोज़ सुबह सामान लाने बाज़ार भेज देती थी। मैं बाज़ार से सामान लाकर उन्हें दे देता। फिर मैं घर के दूसरे काम में लग जाता। मैंने आंटी से भी कह दिया था कि कोई भी काम हो तो मुझे आवाज़ दे दें, मैं उसे कर दिया करूँगा। उस बड़े से घर में मुझे काम करके बहुत ही अच्छा लग रहा था। साथ ही साथ मुझे अंकल आंटी की बात भी बहुत अच्छी लगती थी। वहाँ हंसते खेलते तो मुझे बहुत अच्छा लगता। इसी तरह दिन बड़े आराम से गुजर रहे थे। उस घर में काम करते हुए 2 महीने कैसे बीत गए पता ही नहीं चला। अब आंटी भी मुझसे खुलकर बातें करने लगी थी। मैं भी यही चाहता था कि आंटी से मेरी अच्छी दोस्ती हो जाए, क्योंकि वह इतनी प्यारी बातें करती थी कि मैं उन्हें मना नहीं कर पाता था। जब उनसे थोड़ी बातें होती थी तब मैं उनसे खुश होता था, क्योंकि वह बातें भी बहुत प्यारी प्यारी करती थी। उनकी बातें करने का अंदाज़ बहुत ही कमाल का था। आज तक किसी ने मुझसे ऐसे शब्दों में बात नहीं की थी। मैं उनकी इस तरह की बातों से बहुत खुश होता था। एक दिन सुबह सुबह अंकल घर पर ही नहीं थे। मैं हॉल की सफाई कर रहा था, तभी आंटी बाथरूम से नहा कर निकली। उस वक्त तो मुझे ऐसा लग रहा था जैसे आंटी अंकल का इंतज़ार कर रही है, लेकिन मैंने अपनी नज़रें झुका ली और अपने काम पर ध्यान देने लगा, क्योंकि मैं तो नौकर था और मुझे बड़ी मुश्किल से अच्छा काम मिला था, इसलिए मैं किसी भी हाल में अपनी नौकरी गंवाना नहीं चाहता था। एक दिन मैंने देखा कि आंटी अपने कमरे में बैठकर रो रही थी, लेकिन मुझे उनसे पूछने की हिम्मत ही नहीं हुई। मैंने सोचा कि पता नहीं उन्हें बुरा लग जाए, कहीं भाई यह ना कह दे कि नौकर होकर हमारे घरेलू मामले में ना पड़ो। अगर ऐसी बात हो तो उन्होंने सच में कह दी तो मुझे बहुत बुरा लगेगा और मैं किसी के घरेलू मामले में पड़ना भी नहीं चाहता था। लेकिन अब यह रोज़ होने लगा था। आंटी अपने कमरे में बैठकर रोती रहती थी। मैं जब भी देख रहा था कि आंटी जी अब अक्सर अपने कमरे में ही रहने लगी थी। मुझे इस बात ने बहुत हैरान कर दिया था। मैं समझ नहीं पा रहा था कि यह सब हो क्या रहा है। अचानक खिलने वाली आंटी ऐसे क्यों रो रही है और अंकल भी अब घर में रहने लगे हैं। उन दोनों की हालत देखकर मैं बहुत परेशान हो गया था, क्योंकि अगर घर के मालिक और मालकिन ज़्यादा परेशान रहने लगे तो फिर नौकर को तो चिंता हो ही जाती है। एक दिन जब अंकल अपने कमरे से बाहर निकले तो उन्हें देखकर मैं पूरी तरह हैरान हो गया। आखिर उनका शरीर भी एकदम से कमज़ोर होता जा रहा था। उधर आंटी के चेहरे से भी हंसी गायब हो गई थी। आखिरकार माजरा क्या था, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। मैं जब से इस घर में आया था तब से आंटी का चेहरा खिलखिलाता हुआ देखा था, लेकिन अब उनका चेहरा अचानक से मुरझा गया। यह सब देखकर मैं बहुत परेशान रहने लगा था। मुझे पूछने की भी हिम्मत नहीं हो रही थी। मैं सोचता था कि एक नौकर होकर उनके
आपसी के बारे में कैसे पूछूं। एक रात मैं अपने कमरे में लेटा हुआ था। कमरे में हल्की सी रोशनी वाली लाइट जल रही थी। उस वक्त मुझे नींद भी नहीं आ रही थी। मैं आंटी के बारे में सोच रहा था, क्योंकि आंटी को जब रोता हुआ देखा था तब से उनके लिए मेरे दिल में एक अलग ही जगह बन गई थी। लेकिन मुझे नहीं पता था कि मेरी ज़िंदगी में सचमुच ऐसा कुछ होने वाला था। उस वक्त मैं उन्हीं सब सोच में गुम था। तभी आंटी मेरे कमरे में आ गई और मेरे पास आकर बैठ गई। यह देखकर मैं एकदम से चौंक गया। मैंने सोचा क्या बात हो गई है, आज अचानक से आंटी मेरे कमरे में क्यों आई है। तभी आंटी कहने लगी, राहुल, मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ, तो मुझे निराश मत करना, क्योंकि मैं तुम्हारे पास बड़ी उम्मीद लेकर आई हूँ। उनकी इस तरह की बातें सुनकर मैं हैरान रह गया था। मुझसे आंटी को ऐसा क्या चाहिए था, इस तरह से कह रही हैं। तभी आंटी ने मुझसे कहा, राहुल, मुझे तुमसे एक बच्चा चाहिए। यह बात सुनकर तो मैं बिल्कुल ही बौखला सा गया था। मुझे समझ नहीं आया था कि आखिर आज आंटी को यह क्या हो गया है। मैंने कहा कि आप क्या कह रही हैं, आपको मालूम है आप मुझसे कोई सामान नहीं मांग रही हैं कि मैं ला कर दे दूँ। मैंने कहा, आप मेरी मालकिन हैं, क्या अंकल आपको बच्चा नहीं दे पा रहे हैं। तो आंटी ने कहा, मैं तुम्हारे अंकल से बोल बोल कर थक गई हूँ कि अपना चेकअप करवा लो, लेकिन तुम्हारे अंकल बिल्कुल नहीं सुनते। तुम बताओ मैं क्या करूँ, इसलिए मैं तुमसे एक बच्चा चाहती हूँ। क्या तुम मेरी मदद करोगे। नहीं आंटी, अगर अंकल को यह सब पता चलेगा तो वह मुझे नौकरी से निकाल देंगे। लेकिन मैं नौकरी नहीं छोड़ना चाहता, क्योंकि मेरे ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं। आंटी कहने लगी, अब तुम्हारे अंकल इस काबिल नहीं हैं कि वह मुझे बच्चा दे सकें। उनकी इस तरह की बातें सुनकर मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैंने कहा, ऐसा क्या हुआ है अंकल को जब आपको बच्चा नहीं दे सकते। मेरी बात सुनकर वह रोने लगी और कहने लगी, राहुल, क्या तुम्हें पता है कि घर में क्या चल रहा है। मैंने कहा, जी नहीं, मुझे तो नहीं पता। वह कहने लगी, तुम इस घर में काम कर रहे हो तो तुम पूछ भी नहीं सकते कि तुम्हारी आंटी इतनी परेशान क्यों है। मैंने कहा, हाँ, परेशान तो मैं देख रहा हूँ, लेकिन मैं एक नौकर हूँ और आपके आपसी मामले में पढ़ना नहीं चाहता, क्योंकि मैं सोच रहा था कि कहीं आपको बुरा ना लग जाए। तभी मैंने आंटी से कहा कि आखिर बात क्या है, मुझे आप पूरी बात बताएं। आंटी कहने लगी, मेरे और तुम्हारे अंकल की पसंद की थी। जब तुम्हारे अंकल शहर में नौकरी करते थे, वहीं मेरी मुलाकात हुई थी। उस वक्त तुम्हारे अंकल व्यवहार मुझे बहुत पसंद आया था, क्योंकि वह एक सीधे और सरल स्वभाव के थे। फिर हम दोनों में रोज़ मुलाकातें होने लगी और यही मुलाकात प्यार में बदल गई। हम दोनों ने अपनी शादी को लेकर अपने घर वालों से बातें की, लेकिन उन्होंने हमारे रिश्ते को मंजूरी नहीं दी। इस बात से हम दोनों बहुत परेशान रहने लगे। तो मैंने कहा कि तुम्हारे बिना मैं जी नहीं सकती। अब चाहे जो भी हो जाए, मैं पूरी ज़िंदगी तुम्हारे साथ ही गुजार लूँगी। जब हम इसी तरह कई दिनों तक परेशान रहने लगे तो तुम्हारे अंकल से मेरे परेशानी देखी नहीं गई और हम दोनों ने एक मंदिर में जाकर अपने घर वालों के खिलाफ़ शादी कर ली। जब यह बात हमारे घर वालों को पता चली तो उन्होंने हमें घर से निकाल दिया और हमारे साथ सभी रिश्ते तोड़ दिए। उस वक्त तो हम दोनों बहुत परेशान हो गए कि अब क्या करें, लेकिन तुम्हारे अंकल ने अपनी कमाई में से कुछ पैसे जमा किए थे। उसी पैसे से वह एक किराए का कमरा लिए और फिर हम वहाँ रहे। अभी कुछ ही दिन हुए थे कि वह जिस कंपनी में काम करते थे, वहाँ से उन्हें दुबई जाने का ऑफ़र आ गया। घर से धक्के खाने के बाद तुम्हारे अंकल ने सोचा कि क्यों ना दुबई जाकर खूब पैसा कमाऊं, जिससे मैं अपने खुद का घर बनाकर अपनी पत्नी के साथ रहूं। यह बात जब तुम्हारे अंकल ने बताई तो मैंने उन्हें साफ मना कर दिया, लेकिन वह कहने लगे कि हमारे आगे पीछे कोई नहीं है। अगर हमारे पास अपना खुद का घर भी नहीं होगा तो हम पूरा जीवन ऐसे ही रह जाएंगे। तुम थोड़ा सा बर्दाश्त कर लो, फिर सब कुछ ठीक हो जाएगा। उनकी इस तरह की बातें सुनकर मैंने हाँ कह दिया। फिर वह मुझे छोड़कर कुछ दिनों में दुबई चले गए। उनके जाने के बाद मैं बहुत रोई, क्योंकि वह मेरे साथ कोई बात करने वाला नहीं था। तुम्हारे अंकल दुबई जाकर अच्छे पैसे कमाने लगे और फिर धीरे धीरे करके हम दोनों ने घर बना लिया। लेकिन कुछ सालों के बाद उनकी तबीयत ख़राब रहने लगी। जब मैंने बहुत ज़ोर देकर पूछा तो उन्होंने बताया कि उनको कैंसर की बीमारी है,
यह बात सुनकर तो मैं बेहोश हो गई थी। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि अब मैं क्या करूं। घर वाले ने भी हमारे साथ छोड़ दिया। जब मैंने इसके पीछे का कारण पूछा तो उन्होंने बताया दुबई में कुछ लोग से उनकी दोस्ती हो गई थी। फिर वह लोग मुझे शराब और सिगरेट पिलाने लगे थे। मैं इन सब चीज़ों के लिए मना करता था तो वह ज़बरदस्ती पिला दिया करते थे। इसी तरह धीरे धीरे मैं भी इसका आदी हो गया। क्या फिर मैं खुद भी रोज़ शराब और अलग अलग तरह के नशे करने लगा। एक दिन मेरी तबीयत ख़राब हुई तो मैं डॉक्टर के पास गया। डॉक्टर ने जांच करने के बाद बताया कि मुझे कैंसर है। उस वक्त मैं अपनी किस्मत को कोसने में लगी। यह सोचने लगी कि काश मैं उन्हें दुबई जाने से रोकती तो यह दिन मुझे देखना नहीं पड़ता। अब तुम्हारे अंकल बस कुछ ही दिन के मेहमान हैं। उनको कैंसर लास्ट स्टेज पर है, इसलिए वह मुझे अब बच्चा नहीं दे सकते, क्योंकि अब उनके अंदर वह क्षमता ही नहीं रहे कि वह औलाद दे सकें। मैं उनसे पहले भी बच्चे को लेकर जिद किया करती थी, लेकिन तुम्हारे अंकल मुझे यह कह मना कर दिया करते थे कि अभी से बच्चा नहीं चाहिए, अभी तो मुझे पैसा कमाना है, घर बनाना है। अब देखो मेरी ऐसी हालत हो गई है कि मुझे तुम्हारे सामने एक बच्चे के लिए गिड़गिड़ाना पड़ रहा है। आंटी की यह बात सुनकर मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैं सोचने लगा कि आखिर आंटी इतनी कम उम्र में अपने पति के बिना कैसे रह पाएंगे। यह दुनिया भी तो किसी एक अकेली औरत को सही सलामत नहीं रहने देती। लोग तो हमेशा बेसहारा बेबस औरतों पर हमेशा आंखें गड़ाए बैठे रहते हैं। फिर आंटी तो बहुत सीधी सादी थी, तो उनके साथ क्या होगा, यही सब सोचकर मेरा मन घबराने लगा था। मैं सोच नहीं पा रहा था कि मैं क्या करूं। आंटी कहने लगी कि एक तो मुझे कोई औलाद नहीं है और तुम्हारे अंकल भी कुछ ही दिन के मेहमान हैं। उनके जाने के बाद मैं अकेली कैसे रहूंगी। अगर मुझे एक औलाद होगी तो मैं उसके सहारे जीवन काट लूँगी। अब मेरी सुनी गोद को तुम ही भर सकते हो। वह अपना आंचल फैलाकर मेरे सामने रोने लगी। मैंने आंटी को तसल्ली दी और उनको बच्चा देने के लिए हाँ कर दिया। आंटी बहुत सीधी थी। मैंने एक तरीका ढूंढा कि मैं आंटी को बच्चा कैसे दूं। आंटी अंकल जब सो जाते तो मैं अपनी गर्लफ्रेंड रीना को कमरे में बुला लेता और फिर सुबह अंकल के उठने से पहले ही वह अपने घर में चली जाती थी। हमारे दोनों के बीच अभी इस तरह से चल रहा था। तभी एक दिन अचानक अंकल की तबीयत ज़्यादा ख़राब हो गई। हम डॉक्टर के पास लेकर गए, लेकिन तब तक अंकल दम तोड़ चुके थे। तभी आंटी ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। आंटी का इस तरह से रोना देखकर मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैं किसी तरह आंटी को समझाया और शांत कर दिया। इस घटना को 1 महीना बीत गया था, लेकिन आंटी अभी भी इस सदमे से बाहर नहीं निकल पाई थी। वह बार बार मेरे कंधों पर अपना सर रखकर रोए जा रही थी। वह कह रही थी कि अभी मैं इतनी कम उम्र में विधवा की ज़िंदगी कैसे गुजारूंगी। उनका इस तरह से रोना मुझे अंदर तक परेशान कर रहा था। मैं कोई फ़ैसला नहीं कर पा रहा था कि मैं क्या करूं। मैं बहुत हिम्मत जुटाया और आंटी से कहा, अगर आप बुरा ना मानो तो मैं आपको एक बात कहूं। मैंने कहा, आंटी, मैंने आपको बच्चा देने का जो फ़ैसला लिया है, मैं उस पर खरा उतरा हूँ और मैं अपनी गर्लफ्रेंड रीना से बच्चा देने के लिए बात कर ली है। आप चिंता मत कीजिए, वह आपकी परेशानी को दूर कर देगी। आंटी ने मुझे गले से लगा लिया और कहा, बेटा, आखिर तुमने मेरे लिए इतना सब कुछ किया है। मैं चाहती हूँ कि रीना भी हमारे घर में ही रहे, तो तुम्हें चुप चुप के रीना को घर में बुलाने की ज़रूरत नहीं है। फिर कुछ दिनों के बाद मैं रीना को भी घर में लेकर आ गया। आंटी ने अपनी सारी जायदाद मेरे बेटे के नाम कर दी और हम लोग खुशी खुशी आंटी के साथ जीवन भर रहने लगे। तो दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर देवें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।